नमस्कार, तीन खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, जिन तीन खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहली खबर है उत्तर प्रदेश से। योगी सरकार अपने 8 साल पूरे होने पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रही है। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से है, जहां परिवहन घोटाला मामले को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है। तीसरी खबर है छत्तीसगढ़ से जुड़ी, जहां राज्य सरकार ने विधानसभा में नया संशोधन पारित कराया है, जिससे उद्योगों में अब हड़ताल करना आसान नहीं होगा। इन तीन खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे पहली खबर की, यानी कि सीएम योगी के 8 साल। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 साल पूरे होने पर लखनऊ में कई जगहों पर सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा। बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिसमें प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता की है और सरकार की उपलब्धियों पर आधारित एक पुस्तिका का विमोचन किया। साथ ही सेवा, सुरक्षा, सुशासन नीति पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी कर दी गई है। सीएम योगी ने यह कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार में युवाओं, महिलाओं के लिए काम हुआ। जनता ने 8 सालों में भरपूर समर्थन दिया। इसके अलावा विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि पूर्व की सरकारों में लोगों ने दंगे, आतंक को देखा। 8 साल पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था, लेकिन आज वही प्रदेश अर्थशक्ति के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश वही है, जनता वही है, सिस्टम वही है, सिर्फ सरकार बदलने से मात्र में ही बड़ा बदलाव हो गया। ये भी बता दें, ये कार्यक्रम सरकार के सेवा, सुरक्षा, सुशासन के 8 सालों की थीम पर केंद्रित है। योगी आदित्यनाथ ने पहली बार 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और दूसरी बार 25 मार्च 2022 को, जिसमें वो उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में शुमार हो गए। इन 8 सालों में सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सेवा, सुरक्षा और सुशासन पर जोर दिया। मित्रों, 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबके सामने है। हर व्यक्ति जानता है, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश के बारे में लोगों की परसेप्शन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि हमारा युवा अपनी पहचान के लिए मोहताज होता था। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई और महाकुंभ प्रयागराज इसका उदाहरण है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जी जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, सबसे पहले तो जिस तरह से बीजेपी सरकार के 8 साल हो गए, पूरे हो गए, 2017 में जिस तरह से बहुमत दिया, जनता ने भरोसा दिलाया, योगी आदित्यनाथ सीएम बनते हैं। 2022 में भी इसी तरह से एक बार फिर से जनता भरोसा दिलाती है और फिर से योगी आदित्यनाथ सीएम बन जाते हैं। 8 साल बेमिसाल तो है ही, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि 8 साल को लेकर जिस तरह से बात हो रही है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इसकी क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ करने वाली है बीजेपी? देखिए श्वेता, बीजेपी लगातार 3 दिन का जश्न मनाएगी और इसकी सरकारी स्तर से घोषणा हो चुकी है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी घोषणा की है कि 3 दिन तक हर जिले में, प्रदेश के हर जिले में जो सरकार की विकास योजनाएं हैं, जो सरकार का लॉ एंड ऑर्डर है, सरकार ने जो गरीबों के लिए काम किया, किसानों के लिए जो काम किया, युवाओं के लिए जो काम किया, जो भर्तियां सरकारी नौकरी में 8 लाख से ज्यादा भर्तियां की, और इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो सरकार ने काम किए हैं उनको लोगों तक ले जाए और सरकार को जो लोगों तक पहुंचाए कि सरकार ने उसके लिए क्या क्या किया है। तो गांव देहात तक जो है लोगों को जानकारी देनी है और भाजपा नेताओं को एक काम सौंपा गया है कि वो भी एक काम, जहां सरकार के मंत्री, प्रभारी मंत्री ये सब काम देखेंगे, वहीं पर जो है भाजपा के कार्यकर्ता भी और भाजपा के नेता भी इसमें लगेंगे और वो सरकार की 3 साल जो है कि 3 दिन तक उपलब्धियां बताएंगे कि 8 साल कैसे बेमिसाल रहे। सीएम योगी ने कैसे 2017 के बाद का पांसा पलटा और किस तरह 8 साल में आज जो प्रदेश जो है बीमारू प्रदेश से आज जो है उपजाऊ प्रदेश और यहाँ पर जो है बेहतर प्रदेश के जो है बनकर उभरा है। आज सबसे बड़ी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के मामले में यूपी को कहा जा रहा है। कोरोना में सबसे बेहतर काम किया, उस समय जो कामगार बाहर थे फंसे उनको बाहर लाने के लिए काम किया। तो इन सब मुद्दों को लेकर के जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार जो काम किए हैं उसको उन्होंने खुद रखा भी है और अब जनता के सामने रखा जाएगा और पब्लिक भी जानेगी, आम पब्लिक, कि कैसे कैसे योगी इनके काम किए हैं और ये काम आगे और कैसे बढ़ेंगे। इस पर भी उन्होंने कहा कि लगातार सरकार अभी आगे बढ़ रही है और वो लोगों के विकास
विकास के लिए प्रदेश में जो है बेहतर माहौल बनाने में, औद्योगिक माहौल बनाने में, बिजली का 24 घंटे सप्लाई करने में और लोगों को जो है बेहतर कानून व्यवस्था देने में लगातार काम कर रही है। ये सब उनकी घोषणाएं थी और ये 3 दिन तक अभी आगे जो है इसके जो लेकर पब्लिक में ये मामले आएंगे और पब्लिक को बताया जाएगा कि किस तरह सरकार काम कर रही है। तो बिल्कुल किस तरह से सरकार काम कर रही है, चाहे वो अंत्योदय से सर्वोदय की बात हो या फिर अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन की भी बात हो, ये भी समझना चाहेंगे। चूंकि बातों बातों में योगी आदित्यनाथ ने जिक्र भी कर दिया कि पुरानी सरकारों को लेकर जमकर निशाना साधा, तो क्या कोई प्रतिक्रिया भी सामने आई 8 सालों को लेकर विपक्ष की? देखिए, विपक्ष तो अभी क्यों हम लोग अभी लोक भवन में जहां भी घोषणा की है, विपक्ष तो शाम तक अपना प्रतिक्रियाएं जारी करेगा। लेकिन इतना जरूर योगी आदित्यनाथ पहला मौका नहीं है, वो कोई भी चाहे विधान भवन हो चाहे कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो, वो इस बार अपने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के और जो उन्होंने जो कानून व्यवस्था बनाई है, जिस तरह अपराधियों पर उन्होंने अंकुश लगाया है, तो इसको लेकर के हर कदम पे कहते हैं। विधानसभा में उन्होंने कहा था कि जो भी अगर छेड़छाड़ करेगा, देखिए अभी जो है वो सबसे सशक्त IAS अफसर जो माने जाते थे उनको भी भ्रष्टाचार के मामले में उन पर भी एक्शन उन्होंने लिया। तो एक्शन लेने में सीएम योगी आदित्यनाथ देरी नहीं करते हैं और इसी वजह है अपराधियों पर लगाम लगाई और लगातार ताबड़तोड़ यूपी में जिस तरह अपराधियों पर लगाम लगी है उससे कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और उसका उन्होंने परिणाम सामने आया भी और उसका जो है लोगों ने इस्तकबाल भी किया है कि 2022 में सरकार जब आई तो उसी कानून व्यवस्था के ऊपर सरकार यहाँ पहुंची और लोगों को कानून व्यवस्था दे करके सबसे ज्यादा दावे किए जा रहे थे और हकीकत दे करके लोगों को लगा कि यही सरकार बेहतर है, तो ये उसको फायदा मिला और तब जो है ये सरकार भागी। और आप आगे 2027 के चुनाव को भी टारगेट रख करके लगातार सीएम योगी मान रहे हैं कि उनकी सरकार इस बार फिर रिपीट होगी और इसको लेकर के वो माहौल भी बना रहे हैं। तो बिल्कुल इसको लेकर माहौल तो बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें तमाम वो औद्योगिक से जुड़ी हुई हो या फिर तमाम ऐसी परियोजनाओं को लेकर उसमें वो सारे दिशा निर्देश या फिर वो जानकारियां मिलेंगी। वो किस तरह का कार्यक्रम, उसमें कौन कौन मौजूद रहेगा, इसकी कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, जो प्रदर्शनी स्वतः लगाई जा रही है इसमें सारे मंत्री इनके लाड़ हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे और इस प्रदर्शनी में क्या है, प्रदर्शनी के साथ साथ चाहे विधान भवन के आसपास हो चाहे मैं लोक भवन में खड़ा हूं, सरकार की जो योजनाएं हैं जो उसने काम किए हैं वो सारे बोर्ड्स लगाए, होर्डिंग्स लगाई गई हैं। बड़े तादाद में पूरे शहर में होर्डिंग लगाई गई है, जहां चौराहों पर होर्डिंग लगाई गई है, लोगों को जानकारी दी जा रही है किस तरह क्या क्या सरकार ने किया। हर विभाग हुआ, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे नगर विकास के क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे रेहड़ी दुकानदारों को लोन देने का, बेरोजगारों को, युवाओं को जो रोजगार देने की बातें हैं, इन सब चीजों की होर्डिंग लगाई गई और अलग अलग विभागों होर्डिंग लगातार जो है ये काम करे। और साथ जो प्रदर्शनी लगाई गई वो भी विभागीय वार प्रदर्शनी है जिसमें सरकार में प्रदर्शन कर रही है कि किस तरह जो है इसमें। लेकिन इस प्रदर्शनी जिस मंत्रालय की बात होती है उनके मंत्री उनके अधिकारी मौजूद रहेंगे और वो लोगों से बातचीत भी करेंगे कि किस तरह जो है उन्होंने काम किए हैं और किस तरह और आगे इसको योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। तो बिल्कुल कई तरह की योजनाएं हैं और एक आम नागरिक को कई बार नहीं पता होता है कि आपकी सरकार क्या कुछ कर रही है और उसके लिए अगर इस तरह से बैनर पोस्टर लगा दिए जाते हैं, दिशा निर्देश दिए जाते हैं और योजनाओं का बखान किया जाता है तो जाहिर तौर पर लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी बातचीत करने के लिए। तो 8 साल बेमिसाल विश्वास के साथ सेवा, सुरक्षा और सुशासन पर जोर देने की तैयारी है। और चलिए अब बात मध्य प्रदेश की, क्योंकि कोर्ट जाएगा परिवहन घोटाला। जिस तरह से मध्य प्रदेश परिवहन घोटाला मामला, इसे लेकर सियासी संग्राम लगातार चल रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा। सौरभ शर्मा केस को लेकर कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। तो इस पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस लगातार केस से जुड़े सबूत जांच एजेंसियों को सौंप रही है ताकि घोटाले से जुड़े जो सच है वो सामने आ जाए। इसके अलावा लोकायुक्त डीजी जयदीप प्रसाद के तबादले पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। ये कहा कि आखिर सरकार इस केस में इतना लीपापोती क्यों कर रही है। वहीं विपक्ष के आरोपों पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा हर स्तर पर जांच हो रही है, जांच के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इधर पूर्व आरटीओ कांस्टेबल और काली कमाई के आरोपी सौरभ शर्मा ने जेल में तबीयत खराब कर ली है। सौरभ ने कोर्ट में आवेदन पेश कर तबीयत खराब होने का हवाला दिया। सौरभ ने यह मांग की है कि उसको जेल से बाहर इलाज कराने की परमिशन दी जाए। तो सदन में परिवहन घोटाले को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा होता रहा। ध्यान आकर्षण पर चर्चा हुई, इसमें कांग्रेस विधायकों ने जमकर नारेबाजी की और सदन में जोरदार हंगामेदार स्थितियां निर्मित हो गई। सदन के बाहर भी कांग्रेस का इसी तरह से प्रदर्शन रहा। कांग्रेस ये कह रही थी कि उठो कुंभकर्ण, जनता परेशान है, प्रदेश बेहाल है, जनता से मुंह मोड़कर कुंभकर्ण की नींद सोई जा रही है बीजेपी सरकार और बेतहाशा अपराध बढ़ रहे हैं।
परिवहन घोटाले में आपको अगला कदम बता दें कि हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। डीजी को हटा दिया है। देखिए ये सौरभ शर्मा जी को शर्मा को पकड़ने पर हटाया कि सौरभ शर्मा के जो जांच चल रही थी, बड़े अधिकारी उसमें आ रहे थे या बड़े मंत्री आ रहे थे, इसलिए हटाया। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि जयदीप प्रसाद लोकायुक्त को हटाना एक 6 महीने के अंदर ये स्थिति बनी है। तो मैं समझता हूं कि लीपा पोती वाली स्थिति के कारण बन रही है और सरकार किस प्रकार से घबराई हुई है परिवहन को लेकर, आप समझ सकते हो। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने पूरी तरह से हर विषय पर संज्ञान लिया है। अब किसको कहां जाना है इसके लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, परंतु जब जांच चल रही है, जांच हर स्तर पर हो रही है, ईडी भी जांच कर रहा है, इनकम टैक्स भी जांच कर रहा है, तो जांच का जो निष्कर्ष निकलेगा जब तक तो रुकना चाहिए, जब तक हमें विचार करना चाहिए और ये सुनिश्चित है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, देखिए सौरभ शर्मा हाई प्रोफाइल केस और लगातार मुश्किलें एक तरफ कम नहीं हो रही और दूसरी तरफ परिवहन घोटाले को लेकर अब विपक्ष हंगामेदार मूड में है। क्या कुछ हो रहा है? एक तरफ तबीयत खराब है सौरभ शर्मा की, तो अदालत अपना फैसला सुनाएगी कि क्या बाहर से होगा या फिर अंदर से होगा, और दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में विपक्ष। देखिए ये एकदम नॉन टेक्निकल सी चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा अदालत को विचार नहीं करना पड़ता। अगर किसी की तबीयत खराब है, अगर वो किसी भी तरीके से वर्डिक्ट की तरफ जाना है तो उसके लिए इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण परिस्थितियां नहीं होती। हाँ, दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और मंत्रियों पे विपक्ष लगातार आरोप लगाता नजर आ रहा है। और उसी के बाद में जब कल डीजी लोकायुक्त का तबादला हुआ, चाहे जीतू पटवारी की बात करें या फिर सीएलपी उमंग सिंघार की बात करें, दोनों ने ही इस संदर्भ में सीधे सीधे कहा है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और लोकायुक्त को, डीजी को हटाने पर कहीं ना कहीं एक सियासत सी गर्मा गई है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह से सौरभ शर्मा कंट्रोवर्सी है, ये सिर्फ स्कैम नहीं है, ये एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी है। और यही कारण है कि इसमें तमाम वो चेहरे, तमाम वो नाम लगातार आए हैं जो एक्स ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स रहे हैं, और इसको कैसे जो है इस मामले को और आगे बढ़ाया जाए और आगे तूल दिया जाए, इसमें विपक्ष लगातार अपनी कोशिशें कर रहा है। और इसी कोशिश में जो नई बात है, पहले हमने देखा कि विधानसभा सत्र के दौरान इनकम टैक्स गए, ईडी ऑफिस गए, तमाम जगहों पर दस्तावेज सौंपे, ले विधानसभा में मामला उठाया। अब सबसे महत्वपूर्ण और सबसे टॉप जो है, अगर हम बात करें अथॉरिटी की तरफ जो है विपक्ष बढ़ने की बात कर रहा है। उमंग सिंघार और जीतू पटवारी दोनों ये कह रहे हैं कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और जिस तरह की ये पूरी परिस्थितियां हैं, उसमें अगर एक और एसआईटी गठन की बात होती है तो कुछ लोगों की मुश्किलें इसमें जरूर बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, लोगों की मुश्किलें तो बढ़ेंगी जो इसमें लिप्त है, और छानबीन जांच तो हो ही रही, लेकिन इसके अलावा जो पेच फंसा है वो कहां पर फंसा है, क्या परेशानियां हैं जिसकी वजह से मामला पूरी तरह से खुल नहीं पा रहा? देखिए, बिल्कुल जिस तरह की ये पूरी की पूरी अगर हम देखें परिस्थितियां शुरू से आखिर तक बनी है, आज तक कई सारे सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि आज तक सोने को लेकर ठीक ढंग से कोई भी जांच एजेंसी ये नहीं बता पाई कि किसका है, गाड़ियां किसकी है, किस तरह से मॉनिटरिंग हुई। जो डायरी है उसकी बात आती है, लेकिन डायरी के संदर्भ में कोई जांच एजेंसी कुछ नहीं कहती। मंत्री विधानसभा में अचरज भरा बयान देते कि कोई डायरी थी ही नहीं, क्योंकि अभी तक की रिपोर्ट पेश नहीं हुई पूरी तरह से क्लोजर रिपोर्ट, तो फिर मंत्री किस तरह से इस दावे को कह सकते हैं। और यही कारण है कि इस पे राजनीतिक दबाव की बातें लगातार आ रही है और राजनीतिक लोगों के नाम जुड़ने की बात आ रही है, और यही उस पेज के फंसने का कारण भी है। जी बिल्कुल, कई तरह की स्थितियां दिख रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस अब ये भी कह रही है अनुराग की बेतहाशा अपराध, परेशान जनता और बेलगाम अफसरशाही को लेकर लगातार इसके पहले कई बार आरोप लगे। देखिए, ये तो हो ही रहा है और ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बड़ी मुश्किल भी है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि हमने देखा कि अगर पॉलिटिकल कंट्रोल या गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस में अगर कहीं ना कहीं जब गुड गवर्नेंस की बात होती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अफसरशाही को लेकर सवाल हर स्तर पर उठ रहे हैं।
मंत्री नाराज हैं, विधायक नाराज हैं, यहाँ तक कि कर्मचारी भी जो आंदोलन पे हैं उसका एक बड़ा कारण है कि ब्यूरोक्रेट्स उनसे ठीक व्यवहार नहीं कर रहे। तो ये जो अफसरशाही, बेलगाम अफसरशाही है, ये विपक्ष का मुद्दा नहीं है, ये जबकि मध्य प्रदेश की जमीनी हकीकत है और इसको खुद सत्ताधारी दल के लोग भी मानते हैं और जो अधिकारी हैं उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी भी मानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मुश्किलें जरूर खड़ी करता है सरकार के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए। जी बिल्कुल, अब मुश्किलें किस तरह की बढ़ती हैं देखना होगा, आगे नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो परिवहन घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में विपक्ष। और चलिए अब हड़ताल नहीं आसान, यानी कि छत्तीसगढ़ की बात, जहां उद्योगों कारखानों में काम करने वाले श्रमिक किसी भी समय अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर अब हड़ताल नहीं कर सकते। अगर कोई समस्या होगी तो श्रमिकों को कारखाना प्रबंधन को बकायदा 42 दिन पहले सूचना देना होगा। साथ ही अब उद्योग संचालक किसी भी समय अपने उद्योग में तालाबंदी नहीं कर सकेंगे। दरअसल राज्य सरकार ने ये नियम लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विधिक प्रावधान विधेयक 2025 को विधानसभा से पारित करा दिया है। विधेयक को राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद ये राज्य में लागू हो जाएगा। लेकिन अब पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में उद्योगों में हड़ताल करना आसान नहीं होगा, इस तरह की खबर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार लंबे समय से कई बार ऐसा होता था कि उद्योगपति जो थे वो कभी भी हड़ताल पर चले जाते थे, किसी भी समय अपनी मांगों को लेकर, समस्याओं को लेकर अचानक हड़ताल होती थी। लेकिन अब अगर कोई भी मसला, किसी भी तरह की समस्या होती है तो बकायदा श्रमिकों को 42 दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी। साथ ही अब उद्योग संचालक किसी भी समय अपने उद्योगों में तालाबंदी नहीं कर सकते हैं। ये बकायदा नियम लागू होने की तैयारी है। राज्य सरकार ने ये नई व्यवस्था लागू करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम में बदलाव कर दिया है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अध्यक्ष जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ आयरन एसोसिएशन के अनिल जी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से फरमान जारी हुआ है हड़तालों को लेकर, ये कहा जा रहा है कि कभी भी किसी भी तरह की समस्या होती थी तो पहले उद्योगपति इस तरह से अपना उद्योग बंद कर लेते थे, लेकिन फिलहाल ये आसान नहीं होगा। किस तरह की है ये प्रक्रिया? ये अच्छा है। गवर्नमेंट जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ रही है और उद्योगों की परेशानियां रहती है हड़ताल को लेके और एक्सीडेंट को लेके, तो इस पे गवर्नमेंट ने भी थोड़ा नियम कानून को शिथिल करते हुए उद्योगों को प्राथमिकता दी है और 42 दिन का जो समय दिया है हड़ताल करने के लिए, वो एक अच्छा मूव है। कई बार कई आपत्तिजन लोग हैं जो उनको भड़काकर, मजदूरों को भड़काकर जो मोटिवेट करके जो कर लेते हैं हड़ताल, अब वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, और ये भी आपसे समझना चाहेंगे चूंकि उद्योगों में हड़ताल करना आसान नहीं होगा और कई तरह के बदलाव भी किए गए। ये कहा गया कि कारखाना अधिनियम के तहत पंजीयन नियमों में भी ढील कर दी गई, यानी कई बार होता था कि जेल की हवा हो जाती थी, खानी पड़ती थी उद्योगों को, लेकिन अब सिर्फ महज जुर्माना देकर उन्हें रफा दफा किया जा सकता है मामला। जी देखिए, उद्योग एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे विभाग से कंसर्न रहता है और कई बार ओनर न ध्यान रखते हुए स्टाफ के ऊपर काम छोड़ते हैं कि आप पर रेगुलर रिन्यूअल है, रेगुलर कंप्लायंस है, वो करिए। तो कई बार उसमें रह जाने के कारण उसकी सजा उद्योगपति को भुगतनी पड़ती थी, तो वो आगे अब उसमें भी राहत दिया है गवर्नमेंट ने। और कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं जिन पर इसका साफ तौर पर बदलाव का असर दिखाई देगा? देखिए, सारे जो भी इंडस्ट्री हैं, चाहे वो स्टील की इंडस्ट्री है, चाहे राइस मिलें हैं और दूसरी दीगर इंडस्ट्रियां हैं स्टेट के अंदर में, और उन सारों को ये इसका बेनिफिट मिलेगा। लेबरों के लिए भी मुझे लगता है ये बहुत फायदेमंद है, जो कि वो भड़क जाते थे कई बार दूसरों की बातों में आकर हड़ताल कर पे चले जाते थे, जिससे उनके भी घर के जीवन पोषण में उनको भी परेशानियां होती थी, वो भी नहीं होगी अब। तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा मूव है ये। और उद्योगपति के लिए भी उन्होंने दे दिया कि आप भी कभी उद्योग बंद करोगे तो 15 दिन पहले इन्फॉर्म करोगे, ये भी बहुत अच्छा स्टेप है।
जी, अचानक भयानक में कोई उद्योगपति भी, कई बार उद्योगपति भी कुछ गलत कर बैठते हैं, वो भी नहीं होगा। तो बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट। अगर कोई करता है अनिल जी, अचानक से कर देता, तो क्या फिर कोई कार्रवाई के लिए भी प्रावधान रखा जा रहा है? देखिए, अगर उद्योगपति कभी कुछ करता है तो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का इशू रहता है, चाहे वो बैंक को लेके हो या कोई लोन को लेके हो, तो अब वो भी बंद नहीं कर पाएगा। तो अब उसको भी 15 दिन पहले या 1 महीने पहले खबर करनी पड़ेगी अपनी ऑफिस टीम को, फैक्ट्री की टीम को, और तभी कर पाएगा वो। अमूमन उद्योग तो कोई बंद करते नहीं है, वो तो सिर्फ फाइनेंशियल बैंकिंग के इश्यूज के कारण ही होते हैं ये बंद। अदरवाइज तो इंडस्ट्री जब प्रोडक्शन न लेना तो इंडस्ट्री नुकसान में चलती है। तो इस करके हर उद्योगपति चाहता है कि मैं प्रोडक्शन कंटिन्यू रखूं प्लांट में। प्रोडक्शन कंटिन्यू रखूं प्लांट में, ये तो हर उद्योगपति चाहता है। लेकिन कई बार होता है कि कोई नई विधेयक जब इस तरह के आते हैं तो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों में कोई फेवर करता है और कोई उसका अनफेवर भी करता है। तो क्या ऐसी कोई प्रतिक्रियाएं भी सामने आई जिसे लेकर अपोज की स्थितियां बन रही हो? नहीं। अभी हम देखिए, हम गवर्नमेंट से रेगुलर इंटरेक्ट करते हैं। लाइसेंस जो फैक्ट्री लाइसेंस की जो फीस है वो भी बहुत हाई है हमारे स्टेट में ऐसा कंपेयर दूसरे स्टेट के लिए। तो उसके लिए भी रेगुलर हम रिप्रेजेंट करते रहते हैं गवर्नमेंट को। अभी उसमें भले कोई सॉल्यूशन नहीं आया, लेकिन हम फर्दर करते रहेंगे रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह के कई मामले ऐसे आते हैं जो गवर्नमेंट जिसमें नई निर्णय लेती है, तो हम, हमारा काम है ऐसा एसोसिएशन हमको रेगुलर रिप्रेजेंट करना और एक ब्रिज का काम करना उद्योगपति और गवर्नमेंट के बीच में। अनिल जी, ये और जरूर बता दीजिए हमारे दर्शकों को, उद्योगपति हैं तो उनको इससे क्या, सरकार को तो इससे फायदा होगा, लेकिन क्या उद्योगपतियों को भी इससे बेहतर फायदा मिलेगा आने वाले समय में? देखिए, जैसे मैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूं और हमारा छत्तीसगढ़ अभी देश में सेकंड स्टेट है देश में स्टील प्रोडक्शन में। तो हमारा अभी पूरा एक ही मिशन है हमारा एसोसिएशन का कि हमको देश का नंबर 1 स्टील इंडस्ट्री स्टेट बनना है। तो हम उसके लिए प्रयासरत हैं कि कैसे हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं, कैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ने से 10 फायदे होते हैं। गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पर भी हमारा देश दूसरे स्टेट से बेटर पोजीशन में रहता है। तो इसलिए हम चाहते हैं रेगुलर हमारे जो इश्यूज हैं हम गवर्नमेंट को अपडेट करते रहते हैं, चाहे वो लाइसेंस फीस के मामले हो, चाहे वो रॉ मटेरियल के मामले हो, चाहे वो लेबर की परेशानियां हो, चाहे पर्यावरण से संबंधित कोई इशू हो। तो सब लेकिन अनिल जी, ये तो रही उद्योगपतियों की बात कि अगर प्रबंधन है तो वो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व रहेगा और वो सारी चीजों को मानेगा भी। लेकिन लेबर क्लास कई बार होती है, वो आपको नहीं सुनती है या फिर अपने कई बार मालिकों को भी इतना तवज्जो नहीं दे पाती, क्योंकि उनके पास एक नहीं दूसरे काम भी, तो उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है ऐसी स्थिति में। नहीं, लेबर के देखिए, जहाँ लेबर, मुझे लगता है कि लेबर का पहला सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे स्टेट का यही है कि हमारा स्टेट इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर वाला स्टेट है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर तभी खराब होता है जब कोई बाहर के लोग आके उनको भड़काते हैं। कोई दूसरे संगठन है वो लेबर को भड़काते हैं और वो कभी कोई फैक्ट्री में एक्सीडेंट होता है तो उस वक्त वो इन्वॉल्व होके एक केओस क्रिएट करते हैं इंडस्ट्री के में। तो ये मैं तो हमारे जो लेबर है, हम तो चाहते हैं कोई भी आदमी अनएम्प्लॉयड न रहे। गांव हम स्पेशली केयर करते हैं कि जहाँ इंडस्ट्री है तो उसके आसपास के एरिया के लोगों को पहले काम मिले। जी, तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी बातचीत करने के लिए। तालाबंदी अब मुश्किल हो जाएगी, उद्योग अगर डायरेक्टली बंद करते हैं बकायदा बिना परमिशन के, तो अब विधेयक को राज्यपाल की अनुमति मिलेगी, इसके बाद ये राज्य में लागू हो जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।